भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ। हो सकता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा हो कि चलो अभी इन्हीं को एक मौका और दो, फरसे डंडे के बल पर पहुँचते हैं। मैं तो पैदल ही पहुँचता रहा हूँ हमेशा। हैं? हम कभी किसी को सपने देखने से मना नहीं कर सकते इलाका। और आज मध्य प्रदेश पूरे देश के प्रदेशों में सर्वाधिक अन्न उत्पादन करने वाला प्रदेश है, जिसमें रीवा का बहुत बड़ा योगदान है और गुड़ का भी योगदान है उसमें। इस साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर अब और तेज हो गया है। सब प्रत्याशी मैदान में है और इस वक्त हम रीवा में मौजूद हैं और रीवा की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। गुड़ विधानसभा इस वक्त ज्यादा चर्चा में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नागेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और दूसरी तरफ कपिध्वज हैं जो अपनी जीत का बार बार दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं युवा हूं, मेरे सामने ऐसे व्यक्ति को उतार दिया गया जो मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो आज हम उसी मुकाबले की एक चोट को पकड़ने के लिए नागेंद्र सिंह जी के पास है, जो वर्तमान विधायक भी गुड़ विधानसभा से, और इस बार भी वो मैदान में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नागेंद्र जी। थैंक यू। कहा जाता है कि पुरानी चीजें, पुरानी शराब जो होती है, पुराना सिरका जो होता है, उसका जोर बहुत ज्यादा होता है। तो क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस बार भी टिकट दे दिया कि आप पुराने हैं, राजनीति को समझते हैं, चीजों को समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है भाई साहब, और कार्यकर्ता को परख देख सुनकर वो उसको मौका देती है। और इसीलिए आज चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री है। मैं एक बहुत मामूली गरीब परिवार से चलकर आज यहाँ पहुँचा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ। हो सकता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा हो कि चलो अभी इन्हीं को एक मौका और दो, और इसके लिए मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। तो कितनी चुनौती मानते हैं आप, क्योंकि अब शारीरिक तौर पर भी वो मजबूती शायद पहले जैसी नहीं रही होगी? तो उसके लिए तो मल्लयुद्ध हो जाए, मैं तैयार हूँ। अच्छा, मल्लयुद्ध करने तैयार हैं आप? अच्छा, जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से जो है वो ये कह रहे हैं कि वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, जनता तक पहुंच नहीं पाएंगे, मैं हमेशा पहुंच जाऊंगा, ऐसा कह रहे हैं। अब जनता तक वो कैसे पहुंचते हैं? वो बंदूक गोली और फरसे डंडे के बल पर पहुंचते हैं। अच्छा। मैं तो पैदल ही पहुंचता रहा हूँ हमेशा। हैं? तो शरीर कमजोर किसका है, वो किसका, उसको उनको अस्त्र उठाने की क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने सर काट लिया किसी का? हैं? तो इसलिए मैं इस विषय में तो यही कहूँगा कि ये तो जनता तय करेगी कि जनता के पास कौन ज़्यादा जाता है, कौन हमेशा जनता की समस्याओं से जूझता रहता है। ये जनता की, गुड़ की जनता को भी पता है और रीवा के आम लोगों को भी पता है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत विकास के कार्य की बातें हुई हैं। बड़ा सोलर प्लांट जो है आपके गुड़ विधानसभा में लगा हुआ है। लेकिन एक समस्या जो वहां पर निकल कर आती है वो ये कि युवा कहते हैं कि रोजगार यहाँ क्षेत्रीय लोगों को नहीं मिल रहा है। देखिए, ये मेरी भी शिकायत रही है और इसको कई प्लेटफॉर्म पर मैंने उठाया है। लेकिन उसको जब समझने की कोशिश की गई तो सोलर प्लांट एक प्लांट होता है जिसमें प्लेटें लगती हैं और सोलर एनर्जी उससे बनती है। तो प्लांट को लगाने तक के में मजदूरों के और युवाओं की जरूरत होती है, जिसमें भरपूर मात्रा में यहाँ के युवाओं को मौका मिला था। अच्छा, अब वो बन गया पूरा है। ये मैं जरूर मानता हूँ कि परमानेंट रूप में उस अनुपात में हमको रोजगार नहीं मिला जिस अनुपात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वादा था कि 70% बेरोजगारों को यहाँ ही रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अब प्लांट पूरा होने के बाद अब उसमें कोई काम ज्यादा बचा नहीं है। केवल मॉनिटरिंग करने का काम होता है। तो अब आज हम ये कहें कि आज हमको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसको भी हमको उस दृष्टि से समझना चाहिए। उसकी जो टेक्निकलिटी है, जो उसकी तकनीकी वो है, तकनीक की तरफ से जिस तरह से बनता है, जिस तरह से बिजली बन के जाती है, तो उसमें ज़्यादा काम बचा नहीं है। हाँ। तो चलिए वो बात करते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और आप वर्तमान विधायक भी रहे हैं, बीजेपी की सरकार 18 सालों से रही है प्रदेश में, तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है शायद, इसलिए जो है दूसरी तरफ से जो प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि नहीं विरोध ज्यादा है उनका, हम तो इस बार बाजी मार ले जाएंगे। अरे वाह वाह,
हम कभी किसी को सपने देखने से मना नहीं कर सकते। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो देखें, लेकिन ये ना भूलें कि उनकी सरकार 2003 तक रही है लगातार। 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और प्रदेश का नक्शा, गुड़ का नक्शा, रीवा का नक्शा जो भी बदला है वो इसी जमाने में बदला है। कहाँ थी रोडें? वो गड्ढों के अलावा क्या था 2003 के पहले? बिजली की क्या वो थी? आप तो 2003 में रहे होंगे, यंग रहे होंगे या कि बच्चे रहे होंगे। क्या हालत था कि बिजली देखने को नहीं मिलती थी कभी। क्या कहीं नहरों में पानी था? यहाँ नहरें 2007 में चली हैं, अटल जी ने चालू किया है बाणसागर 2007 में। उसके बाद ये धन धान्य से पूरित हुआ है इलाका। और आज मध्य प्रदेश पूरे देश के प्रदेशों में सर्वाधिक अन्न उत्पादन करने वाला प्रदेश है, जिसमें रीवा का बहुत बड़ा योगदान है और गुड़ का भी योगदान है उसमें। और अन्य विकास देखें, हमने जो टनल बनाई है, सोलर प्लांट तो लगे हैं, गुड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है, कितनी फैक्ट्रियाँ वहाँ लग गई 4 अभी लगने की प्रक्रिया चालू है। तो ये इनकम्बेंसी इससे होगी कि हम काम कर रहे हैं। इनकम्बेंसी होती है कि हम काम न करते होते, और ये बने हुए हैं, कुछ काम भी नहीं होता है। हम तो विकास कर रहे हैं दर हम औरतों को पैसा दे रहे हैं, कैश पैसा दे रहे हैं, लड़कियों की शादी करा रहे हैं। तो कह रहे हैं 3 महीने से देना शुरू कर दिया, एक तरीके का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, रेवड़ी बांटी जा रही है महिलाओं को। नवंबर में कहाँ मिलेगा? कौन कह रहा है? ये तो योजना का पैसा है। लाडली लक्ष्मी योजना हमने शुरू की थी, जिसमें कन्याओं के विवाह की व्यवस्था है। अच्छा। क्या वो बंद हो गई? उसको तो कमलनाथ भी नहीं बंद कर पाए, 15 महीने के लिए आए थे। अन्य योजनाएं जो योजना का पैसा नहीं था। मैं लाडली बहन योजना की बात कर रहा हूं। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या मैं जो पैसा, जो योजना बजट में आ जाती है और शुरू हो जाती है, वो कैसे बंद होगी? वो नहीं बंद होती। वो तो नहीं बंद होगी। हाँ, तो वो नहीं बंद होगी। लाडली बहना भी नहीं बंद होगी। अच्छा, लाडली बहना चलती रहेगी। जैसे ये लगा है, आचार संहिता लगी है, लेकिन लाडली बहना का पैसा आ रहा है, वो तो नहीं मना हो सकता, क्योंकि योजना का पैसा है वो अब दिग्भ्रमित करने के लिए कोई कुछ कहे, उसको हम क्या कहें। लेकिन ये बताएं कि वो 2003 के पहले उन्होंने क्या किया था, आज किस वादे पर वो आ रहे हैं। अच्छा, आप बार बार ये कहते रहते हैं, पिछले चुनाव में भी, इससे पहले भी, कि बस मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ? अब रेस्ट करना चाहते हैं। एक समय तक होता है, रिटायरमेंट की भी एक उम्र होती है। लेकिन फिर भी आप हर चुनाव में आखिरी चुनाव फिर भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी का आदेश मानना है और आपको चुनाव लड़ना है। नहीं तो मैं कह चुका था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। लेकिन इस दफे मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अच्छा, आप नहीं लड़ रहे हैं। उसका मोहरा होगा, कोई भी होगा। तो मोहरा तो कोई चाहिए ना पार्टी को। तो मोहरा कितना ताकतवर है इस बार? मोहरा की ताकत 3 दिसंबर को देख लीजिएगा। मतलब मोहरा दिखाई देगा, मोहरा गोल में। मोहरा की ताकत 3 दिसंबर को काउंटिंग में देख लीजिएगा। अच्छा, युवाओं को कितना साथ मिल रहा है आपका? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो पूरा युवा मंडली हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ कहाँ युवा जाएंगे? वो युवाओं की भावनाओं को समझ कहाँ पाएंगे? मैं नाम नहीं लेना चाहता। 3-4 लोग जो उनके साथ गाड़ी में बैठे हैं, वो 3 जिला बदर हैं उसमें। अच्छा। हाँ, और एसपी के पास उसका रिकॉर्ड है। तो टिकट कैसे मिल गई फिर? किसको? टिकट तो बिल्कुल ना मिलनी चाहिए थी। अच्छा। प्रचार में उनके साथ तो वो ही है जो जिला बदर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग का मार्गदर्शन है कि किसी ऐसी जो पार्टी अपराधी चरित्र वाले व्यक्ति को टिकट देगी, उसको हलफनामा देना होगा, एफिडेविट देना होगा कि किन कारणों से आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना होगा ना कि क्यों उसने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने सर काटा हुआ है ब्राह्मण का यहाँ और पटेल का। तो ब्राह्मणों को वोट मिलेगा, पटेलों को वोट मिलेगा उनको? अब ये ब्राह्मण पटेल जाने। मैं तो पूरी उम्मीद कर रहा कि वो वोट तो भाजपा को मिलेगा। तो ब्राह्मणों का वोट कहाँ जाएगा गुड़ पे, क्या लगता है? भाजपा को जाएगा। पहले कहाँ जाता रहा? पहले भी जब भाजपा को जाता रहा। और पटेलों का? पटेलों का भी जाता रहा। अब देखिए, कुछ ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ यूपी और इसका सब प्रभाव है, कुछ बटता भी रहा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट
तभी ना मैं लगातार जीत रहा मैं हूँ। इस चीज को, आपने यूपी का जो जिक्र किया, इससे समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार का खासतौर पर चुनाव जातिगत चुनाव होता है, मध्य प्रदेश का ऐसा चुनाव नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये रीवा जो है वो बिल्कुल प्रयागराज से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो वहां वो यहाँ जातिगत फैक्टर काम करता है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, लेकिन बहुत मायने में, बहुतायत मायने में यहाँ विकास ही काम करता है। अच्छा, बीजेपी वाले कोशिश, रीवा में जो भी कोई कांग्रेस का दमदार नेतृत्व तैयार होता है, बीजेपी वालों की चाल बहुत तेज होती है, उसको अपनी तरफ बुला लेते हैं। अभी सिद्धार्थ को आप देख लीजिए, आप लोगों ने तो अपने पास ही बुला लिया। हमने नहीं बुलाया, राष्ट्रवाद ने, राष्ट्र की सोच ने, अच्छा, और मोदी जी के विश्व गुरु होने का जो संकल्प है और मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और बड़ी खुशी की बात है, उनके दादा स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी एक दमदार और एक छत्र नेता थे। अच्छा, आप कैसा इंटरेक्शन रहा उनसे, क्योंकि आप तो अभी बुजुर्ग हैं, उस समय नहीं, पहले मेरा उनसे कुछ दिनों विरोध भी रहा। अच्छा, लेकिन जब से मैं कांग्रेस में आया, पहले मैं तिवारी कांग्रेस में था, उसके पास पहले कांग्रेस में था, फिर मैं जब बीजेपी में आया तब से मेरा सामान्य रिश्ता था। कांग्रेस के जमानों में मेरा उनका बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ता था। तो अब क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण चेहरा बीजेपी में आ गया है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा और बड़ा घराना कह सकते हैं रीवा का, कांग्रेस का, तो इससे कितना इम्पैक्ट होगा ब्राह्मण वोटर्स में, शिपमेंट में? क्या कुछ फर्क पड़ेगा या फिर ऐसे ही? फर्क पड़ेगा भाई साहब। मेरा अनुमान है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार वोटों की इजाफा अपने आप हो गया है। तो क्या रीवा में स्टार प्रचारक सिद्धार्थ को बनाया जाएगा? बनाना चाहिए, मुझे तो ये कहना है। अब ये तो पार्टी का निर्णय होता है, हमारा निर्णय नहीं। गूढ़ में कितना मजबूत होगा? गूढ़ में काफी मजबूत होंगे, हमें बड़ी ताकत मिलेगी उनसे। तो इस बार तो आप बहुत व्यस्त होंगे, चुनाव प्रचार में जा रहे होंगे, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है फील्ड पर? क्या लोग कह रहे हैं? अच्छा रिस्पांस मिल रहा, अच्छा रिस्पांस मिल रहा। उनके आने से लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी रिस्पांस ये मिल रहा है कि बहुत सारे लोग ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। उनके साथ ही कम से कम 4-5 हजार लोगों ने सदस्यता ली है, जिसमें गुड़ के भी 1000 लोग रहे होंगे। तो क्योंकि और भी प्रत्याशी रहे होंगे जो गुड़ में चुनाव प्रचार, मतलब टिकट मांग रहे थे कि हमें भी टिकट मिल जाए, उनको शायद इस बार, क्योंकि आप कह ही चुके थे कि आखिरी चुनाव में टिकट नहीं मांग रहा हूं, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, तो उनको अंदर भी उम्मीदें जगी होंगी। तो क्या उनका साथ आपको मिल रहा है या वो भी विरोध में आपके उतर जाएंगे कि नहीं, इनको टिकट मिल गई, हम क्यों जाएं चुनाव में, हम अलग तरीके से जाएंगे? ये चुनाव तो प्रजातंत्र की एक स्वस्थ प्रक्रिया है और चुनाव में टिकट मांगना भी कार्यकर्ता का एक अधिकार है, सबको मांगना चाहिए। मैं लगातार चुनाव लड़ता रहा हूँ, लगातार चुनाव में अन्य लोग भी टिकट मांगते रहे हैं, लेकिन पूर्व का मेरा अनुभव है कि अंततोगत्वा वो सब लोग हमें सहयोग करते रहे हैं। मैं अब भी उम्मीद कर रहा हूँ कि पूर्व की बात वो लोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग हमारे सभी वो साथी करेंगे जो टिकट मांग रहे थे। अच्छा, चलिए अब आखिरी सवाल पे आते हैं। अब ये बताइए जरा कि इस बार आप क्या मुद्दे लेकर जाएंगे गुड़ विधानसभा में वोट मांगने? क्योंकि अगर आपने विकास किया है तो अब तो बहुत कम विकास बच गया होगा। क्या मतलब मेन मुद्दे रहेंगे, मेन फैक्टर रहेंगे जिन पर आप वोट पहले तो ये बता दूं कि विकास कभी उसका अंत होता नहीं है और न होना चाहिए, क्योंकि ये संतुष्ट हो गए हम कि अब कुछ करने नहीं है तो हम क्या करेंगे। क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है, संतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्टा चा महीपति। तो मतलब चाणक्य का आपने, मैंने ये जिक्र किया, तो ये जरा मैं समझना चाहता हूँ आपसे, वो सवाल बाद में पूछूंगा, समझना चाहता हूँ। अब राजनीति में काफी बुजुर्ग हो गए हैं, खासतौर पे रीवा की अगर बात करें हम, सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी आप मैदान में। चाणक्य भी लोग कहते हैं कि भैया ये तो चाणक्य हैं जो उतारे गए इस बार गुड़ विधानसभा से, राजनीति को समझते हैं, हर जगह नब्ज टटोल लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को, अपने अंदर खींच लेते हैं, टिकट भी स्टाइल में पा जाते हैं। इनकी कोई लंबी सेटिंग है? नहीं, कोई सेटिंग नहीं मेरी। न मैं कहीं टिकट मांगने गया। चाणक्य जी की, महाराज चाणक्य के मैं पैरों की धूल भी नहीं हूँ जी, लेकिन मैं उनके जो सिद्धांत हैं कि आम जनों से सतत संपर्क में रहो, गरीबों का ख्याल रखो और जितने अधिक से अधिक क्षेत्र का विकास कर सको वो करो, मैं उस नीति पर चलता हूँ। बस अधिक से अधिक लोगों से विकास मिलो और उनका विकास करो। मोटो क्या रहेगा आपका इस चुनाव में? और विकास और विकास और विकास। नहीं, एक मतलब आपने बनाया होगा ना मैनिफेस्टो अपना कि इस क्षेत्र में मुझे और ज्यादा करना है, यहाँ काम अभी थोड़ा रुका हुआ है, थोड़ा एक भाग अभी सिंचित नहीं हुआ है गुड़ का, 1/3 उसको पूरा करना है।
नवयुवकों के लिए नए रोजगार खोजना है। एक और कोई बड़ी इंडस्ट्री लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गुड़ क्षेत्र में, ये गुड़ के अंचल में जमीन बहुत है सरकारी, पहाड़ से में लगी। जिस तरह सोलर प्लांट आया है, मैं इस दफे चाहूंगा कि जॉब ओरिएंटेड कोई रोजगार आए, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, लोहा की कोई इंडस्ट्री आ सकती है, जिसमें जॉब लोगों को ज्यादा मिले। अच्छा, इस क्षेत्र में ज्यादा मेरा प्रयत्न रहेगा। कॉलेजों की स्थिति सुधारने की कोशिश करूंगा, मेडिकल व्यवस्था और सुदृढ़ हो, शिक्षा प्रयत्न करूंगा, शिक्षा और दवाई के क्षेत्र में काम करूंगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप ये थे हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी, जो विधायक हैं इस वक्त गुड़ के, और इन्होंने सीधे कहा है कि हमारा मोटो है विकास करना। हम विकास के मुद्दे पर इस बार फिर से जनता के बीच जाएंगे, और मैं थका नहीं हूँ। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, एक जिम्मेदारी सौंपी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक चाणक्य की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल क्या कुछ होगा, क्योंकि चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है, टक्कर भी लगभग कांटे की बताई जा रही है। होगा क्या होगा ये जनता तय करेगी। 17 को जब वोट डालने जाएगी और 3 को जब पेटियां खुलेंगी तो स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस बार माहौल टाइट है।